नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 43B क्लोज एच के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो और आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उन प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट किसी फैक्ट्री से परचेज करते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स की सेक्शन जो 43B क्लोज एच है ये यही कहता है कि अगर आपने डायरेक्ट किसी फैक्ट्री से किसी मैन्युफैक्चर से आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचे हैं और वो जो मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री वाला है वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है और उसकी कैटेगरी माइक्रो हो सकती है या फिर वो स्मॉल हो सकती है। अगर इन दो कैटेगरी के अंदर उसका एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपने जो भी गुड्स परचेज किया होगा उस फैक्ट्री से उनकी पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। अगर आपने 15 दिन के अंदर उस परचेज का जो आपने गुड्स परचेज किया उसका भुगतान नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना। और इसके अंदर जो माइक्रो इंटरप्राइजेज और स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है और जो टर्नओवर की जो लिमिट है उनको भी अपडेट किए है, रिवाइज किए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 43B सेक्शन एच है। इस सेक्शन ने जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, उसके अंदर भी बहुत बड़ा इसने तहलका मचाया था। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर करंट जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2024-25 इसके अंदर भी ये एप्लीकेबल है। तो इसलिए हमें 31 मार्च 2025 की जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगी, हमारी 31 मार्च 2025 की हमारी कंपनी की बैलेंस शीट जो बनेगी और उस बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारे सेंट्री क्रेडिटर्स की जो आउटस्टैंडिंग आएगी उन सभी आउटस्टैंडिंग को सीए लोग जब टैक्स ऑडिट होगी कंपनी की तो वहां पर उन सभी को गो थ्रू किया जाएगा कि इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग आ रही है ये आउटस्टैंडिंग कौन से मंथ की है। यानी कि ऐसा कोई इनवॉइस जो फरवरी या फरवरी से पहले का है और वो इनवॉइस 31 मार्च 2025 तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो वो जो आपने परचेज करी है वो परचेज आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। यानी कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरीके से डिसअलाउ हो जाएगा। और उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट के अंदर आपने और भी एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी से गुड्स परचेज किया, आपने टाइम पर पेमेंट नहीं करी, आपने उसको ब्याज भी दे दिया, तो आपका जो ब्याज का जो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर जो हमने बुक किया है वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें टाइम रहते हुए अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, विशेषकर सेंट्री क्रेडिटर्स की जो भी लिस्ट हमारे पास में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आ रही है उनको चेक करने की, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन लागू होती है 15 दिन की और 45 दिन की। अब 15 दिन और 45 दिन की कंडीशन क्या है, यानी कि सबसे पहले अपने एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं भी माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर जो रिवाइज हुआ है और अभी जो करंट में क्या चल रहा है। करंट क्या है भी ऐसा माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, वो एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए करंट के अंदर जो इसकी कंडीशन है वो यही है भी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक है और उसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है। तो ऐसा जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है उसकी जो कैटेगरी है वो माइक्रो कहलाएगी। और स्मॉल की क्या है, करंट के अंदर जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ की है और जो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ की है वो मैन्युफैक्चरर है या वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी कैटेगरी आएगी स्मॉल के अंदर। और जो रिवाइज हुआ है माइक्रो के अंदर वो है भी जिसकी लिमिट 2.5 करोड़ तक की है और टर्नओवर 10 करोड़ तक है वो माइक्रो में आ जाएगा। और स्मॉल के अंदर जिनकी अभी प्रेजेंट के अंदर 10 करोड़ है उसकी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 25 करोड़ कर दी है और जो टर्नओवर की लिमिट है वो 100 करोड़ कर दी है। तो ये रिवाइज भी इसके अंदर हुआ है। अब अपने बात करते हैं कि 15 दिन और 45 दिन की कंडीशन क्या कहती है। कि 15 और 45 दिन की कंडीशन यानी कि ऐसा कोई भी एक मैन्युफैक्चरर जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो हो सकता है या फिर स्मॉल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने उनसे कोई गुड्स परचेज किया है 5 लाख रुपए का, ठीक है, और आप मान लीजिए आपने जो परचेज इनवॉइस आपके पास आया है, ठीक है, उस परचेज इनवॉइस के ऊपर जो टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, जैसे कुछ इस तरीके का इनवॉइस हमारे पास में आता है और इस इनवॉइस के अंदर कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखी होती है, कुछ के अंदर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी लिखा होता है। अगर इस टर्म एंड कंडीशन के अंदर या डिक्लेरेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है भी आपको इस इनवॉइस की जो पेमेंट है वो आपको 45 दिनों के अंदर अंदर आपको करनी पड़ेगी, तब आपको 45 दिन का बेनिफिट है वो मिलेगा। या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कोई रिटर्न के अंदर
आपके पास में उस मैन्युफैक्चरर यानी कि डायरेक्ट फैक्ट्री वाला और आपके पास में कोई रिटर्न एग्रीमेंट है 45 दिन की पेमेंट करने का। आपका एग्रीमेंट आपके पास हो सकता है 100 दिन का भी हो, 60 दिन का भी हो, लेकिन आपको मैक्सिमम जो छूट मिलेगी एमएसएमई का जो रूल है उसके अगेंस्ट में, वो 45 दिन की आपको मिलने वाली है। ठीक है। तीसरा, अब जो एग्रीमेंट है वो आपके पास दो तरीके से हो सकता है। वो एक रिटर्न में एक पेपर वर्क भी हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी हो सकता है, यानी कि ईमेल के थ्रू या कोई व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आपके पास में हो सकता है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हम इसकी पेमेंट है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में 45 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप उस कंडीशन के अंदर आपको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं मान के चलना कि हमें मैक्सिमम 45 दिन तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। उस कंडीशन के अंदर है भी आपके पास में एग्रीमेंट होना जरूरी है। कल को डिपार्टमेंट अगर आपसे एग्रीमेंट मांगता है तो आपके पास में 45 दिन वाला ऑप्शन होना चाहिए, चाहे वो इनवॉइस के ऊपर भी क्यों ना लिखाया हो। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने 15 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं करी और 45 दिन के अंदर भी आपने पेमेंट नहीं करी, तो क्या होगा। ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। देखो इम्पैक्ट उसका, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपका ट्रेडिंग काउंट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो हमारा है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेडिंग काउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ग्रोस प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और ग्रोस प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आएगा तो नेट प्रॉफिट पर भी इम्पैक्ट आएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट है भी जो आपने परचेज की एंट्री करी, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भी यहाँ पर एक हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ये भी एक मैन्युफैक्चरर है, और एक हमारे पास में भी एक सप्लायर है, वो भी मैन्युफैक्चरर है, दोनों ही एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है। ए से हमने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और बी से हमने 2 लाख रुपए गुड्स परचेज किया, तो टोटल हमारी परचेज की जो बुक होगी वो 3 लाख रुपए हमने परचेज कर लिया, और इस 3 लाख के अंदर हमने कह दिया भी जो हमारी टोटल सेल है वो 2 लाख रुपए की सेल होगी। ठीक है। और अभी भी हमारे पास के अंदर हमने कह दिया भी 1 लाख रुपए का स्टॉक, अभी भी 2 लाख रुपए का स्टॉक हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है। तो टोटल 4 लाख, और इसी के अकॉर्डिंग अगर अपने ग्रोस प्रॉफिट देखें तो 1 लाख रुपए का हमारे पास में जीपी निकल के आ रहा है इस ट्रेडिंग काउंट के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए ये जो 1 लाख रुपए हमने ए मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज किया था, इसकी पेमेंट हमने टाइम पर कर दी, तो इसका मतलब ये हमारी परचेज है। और बी से हमने जो 2 लाख रुपए का सामान परचेज किया था, इसकी पेमेंट हम 45 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब ये जो 45 दिन है, यानी कि 45 दिन के बाद पेमेंट हुई है या अभी तक हुई नहीं है, तो ये जो 2 लाख रुपए की आपकी जो अमाउंट है ये डिसअलाउ होगी। तो आपको यहाँ से कोई परचेज 2 लाख रुपए के हटाने की जरूरत नहीं है, परचेज आपकी 3 लाख रुपए की ही रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जब ये इसकी रिपोर्टिंग होगी 3CD के अंदर, सीए के द्वारा जब इसकी रिपोर्टिंग करी जाएगी तो वहां पर इस 2 लाख रुपए को डिसअलाउ माना जाएगा, वहां पर इसका डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है ना। और वहां पर इसी चीज की एक डिक्लेरेशन भी जाएगी भी इस पार्टी को, इस सर्विस मतलब मैन्युफैक्चरर को, या एक वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, इसको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुई थी और ये जो 2 लाख रुपए है उसकी इनवॉइस की वैल्यू वो डिसअलाउ करी जाती है। तो अब यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए का तो जीपी ऑलरेडी निकल के आ रहा है, और ये जो 2 लाख रुपए आपका जो डिसअलाउ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से अपने कह सकते हैं आपका जो जीपी है वो 3 लाख रुपए का हो गया। अब जहां आपका मान लीजिए प्रॉफिट पहले 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, अब 3 लाख रुपए के अंदर ये 2 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा 2 लाख रुपए से। और इसके अगेंस्ट के अंदर मान लीजिए आपने कोई 10,000 रुपए का कोई इंटरेस्ट भी अगर आपने पे किया है, तो वो 10,000 रुपए वो अगर आपने बुक कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में, तो वो भी आपका डिसअलाउ होगा। तो यानी कि टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्स जो लगेगा वो 5,10,000 के ऊपर लगेगा। परचेज आपको डिलीट नहीं करनी है, परचेज ट्रेडिंग काउंट आपका 3 लाख रुपए 3 लाख ही रहने वाला है। तो अब जो भी जिस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और जो आपका नेट प्रॉफिट जिस टैक्स की स्लैब के अंदर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है भी मान लीजिए हमें सीए को पता कैसे चलेगा भी कौन सा अमाउंट 45 दिन से पहले का है, कौन सा 45 दिन के बाद है, कौन सा 15 दिन का है। तो यहाँ पर जब भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने के लिए सीए सर के पास में जाएगी तो हमारा बुक्स को डाटा भी जाएगा, तो वहां पर जैसे ही सेंट्री क्रेडिटर को देखा जाएगा तो सेंट्री क्रेडिटर को देखे जाएंगे, इसकी जो स्टेटमेंट देखे जाएंगी। अब स्टेटमेंट के अंदर ये देखा जाएगा भी मान लीजिए कोई एक ऐसा इनवॉइस जिसकी ड्यू 31 मार्च 2025 को होनी है, तो इसका मतलब क्या बन गया, यानी कि 31 मार्च को 31/3/2025 को इनवॉइस की ड्यू डेट है। तो इसका मतलब कहने मतलब वो इनवॉइस 10 का या 11 फरवरी का होगा। ठीक है। अगर अपने 45 दिन मान के चले भी, मोटा मोटी 31 दिन तो
मार्च के चल गए, ठीक है ना। उसके पहले के जो पीछे के जो दिन बच गए, 14 दिन बच गए, वो अपने फरवरी के दिन मान लिए। तो यानी कि 10, 11, 12 फरवरी तक के जो इनवॉइस है उनकी जो अगर आउटस्टैंडिंग 31/3/2025 को भी रह जाती है तो इसका मतलब वो 15 दिन और 45 दिन दोनों कंडीशन को ही पार कर रही है। तो आपने वो जो परचेज करी है 10 या 11 तारीख को जो इनवॉइस आपके पास में आया है, या कुछ इनवॉइस ऐसे भी होंगे जो पहले के भी है, जनवरी इनवॉइस के भी है, उसकी भी आउटस्टैंडिंग अभी तक ड्यू चल रही है, उनकी पेमेंट भी आपने नहीं करी है। तो वो जितने भी 45 दिन के पहले पहले मतलब ड्यू हो चुके हैं वो सारे के सारे आपके परचेज है वो डिसअलाउ मानी जाएगी। तो इसलिए अभी भी हमारे पास में टाइम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू करने का, विशेषकर सेंट्री क्रेडिटर्स की लिस्ट को चेक करने का। भी ऐसा इनवॉइस है जो 45 दिन से ज़्यादा तो ड्यू तो नहीं हो चुका है, तो उसकी पेमेंट आपको एक बार जैसे भी करके चाहिए, आपको क्रेडिट नोट भी क्यों ना इशू करना पड़े, उसके अगेंस्ट में सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न भी दिखानी पड़े, तो यानी कि 31 मार्च के उसके आउटस्टैंडिंग नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा काम खराब हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इनवॉइस है जो आपने 31 मार्च 2025 को परचेज किया है, ठीक है। अब इसकी अगर आपने आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू डेट देखा जाए मैक्सिमम अगर अपने 45 दिन को भी मान के चलते हैं तो यानी कि कहने का मतलब इसकी 14 या 15 मई तक अपने कह सकते हैं, या 20 मई तक मान लो, अपने ये भी कह सकते हैं 31 मार्च को हमारा इनवॉइस था और ये गुड्स हमारे पास में 4 अप्रैल को पहुंचे, क्योंकि हमारी जो ड्यू डेट इनवॉइस डेट से न मान के हमें जिस दिन हमारे पास गुड्स डिलीवर हुआ है उसी दिन से अपने मान के चलेंगे। फिर भी मान लीजिए अपने कोई 4-5 दिन लेट भी होता है तो अपने इसकी 20 मई 2025 की इसकी ड्यू डेट हमने मान ली, तो यानी कि 20 मई तक इसकी पेमेंट हमें करनी होगी। लेकिन जब सीए ऑडिट हमारी कब होती है, सितंबर महीने के अंदर, तो सितंबर महीने के अंदर ऑडिट होगी तो ये भी देखा जाएगा जो 31 मार्च वाला जो इनवॉइस है वो आगे 45 दिन के अंदर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। आपको ये भी आपको चेक कर दिया, क्योंकि 31 तारीख के अंदर आपने परचेज की एंट्री करी है तो वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ही मानी जाएगी वो, तो उसकी भी आपको आगे की ड्यू डेट है वो देखी जाएगी भी ड्यू डेट के दौरान पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो हो सकता है भी आप 31/3 वाले इनवॉइस के अगेंस्ट में आप बच सकते हो, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो भी अभी हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो अपडेट नहीं है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी हमारी कंप्लीट नहीं है, हो सकता है हमने पेमेंट कर दी हो लेकिन क्योंकि बुक्स आपकी अपडेट नहीं होगी तो सीए लोगों को भाई इसका पता भी नहीं चलेगा भी 31/3 वाले इनवॉइस की पेमेंट आपने कर दी या नहीं कर दी। लेकिन जो 31/3 के अंदर जो आउटस्टैंडिंग आ रही है जिनकी, तो वो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा भी कौन कौन से ऐसे इनवॉइस है जो 31 जो फरवरी मंथ के इनवॉइस है, जनवरी मंथ के है, दिसंबर महीने के इनवॉइस है जिसकी पेमेंट आपने 31/3 तक ही नहीं करी, तो वो आपको एक्सपेंसेस उसका डिसअलाउ हो जाएगा। अब बात आएगी जीएसटी की, भी जीएसटी का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। जीएसटी का इम्पैक्ट तब पड़ेगा भी अगर आपने जीएसटी का इनपुट आपने क्लेम किया हुआ है 3B के अंदर और आपने जो परचेज किया था जिस मैन्युफैक्चरर से उसकी पेमेंट अगर आपने 180 दिन से ज़्यादा की ड्यू चल रही है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा की ड्यू चल रही है, तो वहाँ पर जो आपका आईटीसी है जीएसटी का वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 45 दिन या 50 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी, 45 दिन के बाद में पेमेंट आपने कर दी, लेट करी है, तो आपको जीएसटी का आईटीसी आपको मिलता रहेगा। किस कंडीशन में, अगर आपने पेमेंट 180 दिन से पहले पहले कर दी तो आपको जीएसटी का इनपुट मिलेगा। जीएसटी का अगर आपने 180 दिन के बाद पेमेंट करी है तो एक्सपेंसेस तो आपका वैसे डिसअलाउ हो रहा है और जीएसटी भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर जो सेंट्री क्रेडिटर्स की लिस्ट है तो हमें एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए, चाहे वो अकाउंट्स है किसी तरीके से भी क्लोज करें, चाहे आप उसको पेमेंट क्लियर करके उसका खाता जो एक बार आउटस्टैंडिंग उसकी हमें नील करनी चाहिए, चाहे हमें एक बार परचेज रिटर्न यानी कि गुड्स को वापस दे के क्रेडिट नोट के जरिए या डेबिट नोट के जरिए जो भी कंडीशंस है उसके थ्रू आपको एक बार नील करें, तो हमें जो हमारी 3CD की जो रिपोर्टिंग है वो सीए लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगी। तो 45 दिन की कंडीशन आपको उसी कंडीशन के अंदर मिलेगी अगर आपके पास में कोई रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी रूप के अंदर आपके पास में एग्रीमेंट है, अदरवाइज आपके 15 दिन ही मानी जाएंगी। आप इसको अपना 45 दिन का अधिकार मत समझो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना।